स्कूल बैग में मल्टीपल चेन्स होते हैं। कई बार जनरली बच्चा क्या करता है, पीछे वाले चेन को बुक के लिए इस्तेमाल करता है, बीच वाले को कॉपी के लिए। आप ये डक देख रहे हैं और डक के डकलिंग्स देख रहे हैं, तो इन्हीं डक से निकलने वाले जो डकलिंग्स हैं, दीज ऑल डकलिंग्स आर अ पार्ट ऑफ डक। तो सबसेट हो गया। इतने नंबर जो दुनिया में देखे हैं तुमने, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर एग्जिस्ट करने वाले, वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तुमने देखा है ना मार्वल का डीसी यूनिवर्स, बस वही यूनिवर्सल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने है सेट्स का लेक्चर 2 लेकर। तो आज लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो देखो सेट का लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं सब सेट के बारे में। और आज के इस सेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे, सबसेट। अब तुम सोच सकते हो सर आज के इस सेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक क्यों करोगे, सबसेट? क्योंकि देखो सबसेट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत सारी चीजें इसमें जाननी है, समझनी है और पढ़नी है, ठीक है। तो इसीलिए सबसेट पे ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल भी बहुत बनते हैं। ठीक, अगले सेशन में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स करेंगे। पिछले सेशन में सेट्स का लेक्चर 1 में हमने ये 3 टॉपिक्स कर लिए, इंट्रोडक्शन टू सेट, रिप्रेजेंटेशन और उसके टाइप्स। आज देखते हैं सबसेट। फिर अगले सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से बड़े सारे सवाल आते हैं। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डीपीपी देना शुरू करिए। तो मैं आपको बता दूं 1 से 2 और सेशन लोएंगे, 1-2 सेशन के अंदर अंदर आपको डीपीपी मिलना भी शुरू हो जाएगा। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा डीपीपी? तो ये जो हर सेशन में पढ़ा रहा हूं, इस पूरे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करके आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो उसी पीडीएफ में जो पूरा पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाई के एंड में डीपीपी होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके एंड में आपको डीपीपी मिल जाएगा। हाँ, उसको आते आते 2-3 सेशन लग जाएंगे, पहले बता दे। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। तो अब आप बात करते हैं सबसेट्स की। तो सबसेट में पावर सेट होता है, इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज हैं और यूनिवर्सल सेट है। तो ये इतनी चीजें आपने को पढ़नी है। आप ध्यान दीजिए, ये जो पावर सेट है ये सिलेबस से हटा दिया गया है। सीबीएसई ने अभी रिसेंट जो मॉडिफिकेशंस किए थे, उन मॉडिफिकेशंस में पावर सेट को उसने हटा दिया है। थोड़ा बहुत बता दूंगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसेट का बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे एक स्कूल बैग होता है, आपने इसको काफी इस्तेमाल किया होगा। स्कूल बैग में मल्टीपल चेन्स होते हैं। कई बार जनरली बच्चा क्या करता है, पीछे वाले चेन को बुक के लिए इस्तेमाल करता है, बीच वाले को कॉपी के लिए। और यहाँ पे मिसलेनियस आइटम, पेंसिल पाउच या कंपास बॉक्स या फिर ऐसे कार्ड्स, डायरी, ऐसा कुछ भी रखता है? ऐसा ही होता है आपका भी सेटअप। तो ये जो डिफरेंट पॉकेट्स हैं, इसको आप इस पूरे बैग का सबसेट मान सकते हैं। जैसे आपके बैग में कॉपी किताब सब कुछ है, लेकिन बुक्स का एक अलग सेक्शन है, कॉपीज का अलग सेक्शन है, डायरी और मिसलेनियस आइटम का एक अलग सेक्शन। तो दिस इज सबसेट। समझ रहे हो? इस बैग का 3 सबसेट होंगे, और चाहो तो चौथा भी बना सकते हो, वो वाटर बॉटल होना। अब सबसेट का दूसरा अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है, आप ये डक देख रहे हैं और डक के डकलिंग्स देख रहे हैं। तो इन्हीं डक से निकलने वाले जो डकलिंग्स हैं, दीज ऑल डकलिंग्स आर अ पार्ट ऑफ डक। तो सबसेट हो गया। अब इन दोनों एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल तो आप समझ गए, आम जिंदगी में हम मैथमेटिक्स में सबसेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मानिए आपके पास एक सेट है बी, जिसमें 1 2 4 6 8 है। इसमें से मैंने 2 एलिमेंट निकाल के एक सेट बना दिया 1 और 2 का। तो 1 और 2 देखो इसी में से निकल के बने हैं ना, या मान लो मैंने कहीं और से निकाला, बट इनके दोनों एलिमेंट्स यहाँ के हैं ना। इसका मतलब मैं कहूंगा ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि वो बी से निकल के ही बना है। तो आई विल राइट इट एज ए सबसेट ऑफ बी। और सबसेट का साइन ऐसा सी वाला होता है। तो जो बड़ा सेट होता है, जैसे ए सबसेट है, बी से निकल के बना है, तो बी बड़ा होगा। तो जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन में भी आप ऐसे ही याद करते हैं। अगर मैं बोलूं 2 इज लेस देन 3, तो 3 जो बड़ा है, जो उसकी तरफ मुंह खुलता है। तो आप सबसेट का भी यही साइन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। जब भी ऐसा होगा कि जो सबसेट है उसका हर एलिमेंट मेन सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी उस केस में उसको सबसेट कहा जाएगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग, ठीक है, या फिर नॉट अ सबसेट। तो नॉट अ सबसेट का साइन ऐसा होता है, सबसेट लिखकर उसको काटना होता है। तो जैसे मान लीजिए 1 2 है और ये 3 4 है, तो जाहिर सी बात है 1 2 इसके अंदर से नहीं आया है, तो मैं लिखूंगा ए, सबसेट का साइन बनाऊंगा, उसको काटूंगा और फिर बी लिखूंगा, नॉट अ सबसेट। क्लियर है? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे यहाँ पे 1 2 है और ये 1 2 4 6 8 है। मान लीजिए आपके पास एक सी सबसेट होता है जिसमें 1 और 3 होता है।
तो देखिए अगर एक एलिमेंट इसका है और एक नहीं है तो इस केस में भी आप इसको नॉट अ सबसेट कहेंगे, क्योंकि सबसेट होने के लिए जरूरी है हर एक एलिमेंट इसका एक पार्ट होना चाहिए। समझ पाए? यहां पे मैं लिखूंगा सी नॉट अ सबसेट ऑफ। समझ गए क्या? तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ सबसेट। क्लियर? अब सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, तो मैं दूसरा सेट अगर लेता हूं बी जिसके अंदर अगेन 1 एंड 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसका वाइस वर्सा भी कह सकता हूं, क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ए और बी है तो बिल्कुल सेम, बिकॉज दोनों के एलिमेंट्स एकदम सेम सेम है। तो मैं ये तो समझ ही रहा हूं कि हाँ भैया ए और बी बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब अगर आप ए और बी को बराबर करेंगे तो आप यहाँ पे बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे भी ए की जगह पे बी लिख सकते हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हर सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। समझ पाए? मतलब इसको ए को मैं अगर लिखूं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। समझ पाए? आपको अभी भी यहां से प्रूफ भी कर दिया कि b इक्वल्स टू ए है तो b की जगह पे a डाल दीजिए, a इज अ सबसेट ऑफ a। बिल्कुल सही स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दूसरी, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो भाई एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं। तो जैसे कहते हैं ना हवा तो हर रूम में होता है, या यूं कह लो कि हर इंसान में एक चीज कॉमन है, क्या? खून। तो भाई हर इंसान में एक चीज कॉमन होती है, खून। सब इंसान के पास खून होता है। तो वैसे ही हर रूम में एक चीज कॉमन होती है, क्या? हवा। बिल्कुल होती है। तो वैसे ही हर एक सेट में एक चीज तो होती है, क्या? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब नो एलिमेंट। तो अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू, ऐसा फाई लिख देता हूं, इसका मतलब a के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये जो फाई है ना, ये हर एक सेट में होता है, खालीपन हर एक के अंदर हो। तो इसलिए हमेशा इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू b है। ये तो हमने अभी भी प्रूफ किया पीछे वाले एग्जाम्पल में कि अगर b इज अ सबसेट ऑफ a और उसी वक्त a इज अ सबसेट ऑफ b, ये तो तभी हम लिख पाए थे ना जब a और b दोनों बराबर थे। तभी हमने लिखा था a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये दोनों अगर एक साथ है मतलब a इक्वल्स टू b होएगा ही होएगा। ठीक? तो ये हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b और उस केस में a और b बराबर नहीं है, यहां पे तो हमने कहा कि a इज अ सबसेट ऑफ b और a और b बराबर है, तो उस केस में b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a। बट अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा? A इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब ध्यान से समझिएगा प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है। अंतर ये है, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं A है 1 2, तो इसमें से क्या क्या सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो एक सबसेट बनाया जा सकता है एम्प्टी का, कि भाई इसके अंदर से मैंने एक एलिमेंट निकाला जो कुछ भी नहीं था, खाली था, कुछ निकाला ही नहीं, हवा निकाला। ठीक है? तो हवा निकल गया। अब एक एलिमेंट निकाल सकता हूं सिर्फ 1 का एक सबसेट बना सकता हूं, फिर सिर्फ एक सबसेट बना सकता हूं 2 का, ये पॉसिबिलिटी। और एक सबसेट में बना सकता हूं कि 1 और 2 दोनों को निकाल लिया और एज इट इज निकाल के एक सेट बना दिया। तो इन तीनों जैसे ये तो एम्प्टी है, 1 का सबसेट तो बन ही सकता था, 1 निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, वो भी सबसेट बन सकता था। लेकिन एक बात बताइए, 1 और 2 दोनों को निकाल दिया और मैंने एक सबसेट बना दिया, तो ये बेसिकली ए ही को तो लिख दिया ना। हाँ? तो अगर आप इतने को सबसेट कहते हैं, ये पहले 3 को, तो ये थोड़ा सेंसिबल चीज लगता है कि हाँ ये सबसेट होगा, और इसीलिए इसी का नाम दिया गया है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो यही है प्रॉपर सबसेट। लेकिन सबसेट के डेफिनेशन में यह भी आता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। तो इसीलिए सेट की डेफिनेशन में यह आता है, इसीलिए हम इसको भी रखते हैं। तो अगर आप इसको भी मिला देंगे तो हम कहेंगे कि ये सारे इसके सबसेट्स हैं। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात कीजिएगा तो ये पहले 3 ही। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ये हो जाता है कि प्रॉपर सबसेट तभी बनेगा जब उसमें जो सबसेट है वो खुद के बराबर नहीं, मतलब ए, अगर ए का हम सबसेट बना रहे हैं तो वो ए सेट नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आ गया मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं। समझ पाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं मजेदार, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए ए है, पी क्यू आर एस टी रखा हुआ है, पी के पास है टी एस आर पी आर क्यू पी। तो पूछ रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या ए और बी बराबर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां पे पी क्यू आर एस टी है,
है तो यहाँ पे भी PQRST, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर दोनों में एलिमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों बराबर है। और अगर A इक्वल्स टू B होता है तो इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B भी होता है एंड B इज अ सबसेट ऑफ A भी होता है। ये तो हमने अभी देखा था। इसका मतलब आंसर क्या बन गया? ऑल ऑफ द। बल्ले बल्ले, ठीक है, समझ में आया सबको? चलो बेटा, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि लेट A जिसमें 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। अब ध्यान से इसको समझना, क्योंकि इसको समझ लोगे तुमको रियलिटी में ये समझ में आ जाएगा कि सेट्स होता क्या है, उसमें एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं और सबसेट क्या होता है। इसको समझना, ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट। अब 1 यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है और कि आप इसमें तो बताइए कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है और क्यों है। तो इसमें लिखा हुआ है 3, 4 बिलोंग्स टू ए, सॉरी सबसेट ऑफ ए। ये साइन क्या है? सबसेट का। अब दो साइन होते हैं, एक साइन होता है सबसेट का और एक साइन होता है बिलोंग्स टू। ये दोनों साइन में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको इस सवाल से पता चलेगा, ध्यान से। तो 3, 4 सबसेट ऑफ ए, ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ध्यान से समझिएगा क्यों। हमेशा याद रखिए, सबसेट का मतलब होता है कि उस एलिमेंट को निकालो और एक डब्बा बना दो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास मिठाई का ये बड़ा डब्बा है और इसमें 1 किलो मिठाई रखी हुई है, लड्डू रखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल बेसन के लड्डू। अब ये 1 किलो बेसन का लड्डू रखा हुआ है और आप घर में लेकर आए 1 किलो बेसन का लड्डू, और आपको ऐसा करना है कि आप 4 मेहमानों के यहाँ जा रहे हो, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, चाचा के यहाँ, चाची, ऐसा कुछ है, ये सब क्या एक साथ जा रहे हो। तो आपने उस दुकानदार से बोला कि भाई मेरे को ऐसा करो कि 4 छोटे छोटे 250 ग्राम के डब्बे भी दे दो या 3 डब्बे दे दो, कुछ ऐसा। उसने क्या किया, ये छोटे छोटे डब्बे दे दिए। अब आप जो मामा या मौसी के यहाँ जा रहे थे तो उनके यहाँ जा रहे हो और उनको 1 किलो मिठाई नहीं दे सकते हो क्योंकि आपको सबको देना है। तो आपने क्या किया, यहां से 1 2 3 4 5 6 मिठाइयां निकाल ली और एक सेट बना ली। फिर घर में आपका भाई चिंटू आया और उसने बोला मेरे को भी एक लड्डू चाहिए। तो आप मामा जी के लिए क्या करोगे, मामा जी के लिए आपने एक छोटा डब्बा में मिठाई निकाला है, लेकिन अगर आपका छोटा भाई आपसे मिठाई मांगे तो आप एक लड्डू निकालकर उसको दे दोगे। बेटा ये छोटा जो डब्बा आपने बनाया मामा जी को देने के लिए, इसे हम कहते हैं सबसेट। लेकिन आप इसमें से एक लड्डू निकालकर अपने भाई, छोटे भाई को दे दोगे, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। मतलब आप जब इस बड़े से सेट में से कोई एक लड्डू निकालते हो तो वो आपका एलिमेंट बनता है। और अगर इसी एक लड्डू को, मान लो आपने छोटू को ही दिया, बस इसी एक लड्डू को अगर आप किसी ठोंगे में, पैकेट में या छोटे से डब्बे में करके देते तो वो सबसेट बन जाता। तो समझने की कोशिश ये कीजिए, जब आप एलिमेंट निकालते हैं, जैसे अगर मैं इस ए में से 1 को निकालूं तो मैं कहूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं इसी 1 को ऐसा लिख दूं, 1 के इधर और इधर एक ऐसा लगा दूं, इसका मतलब 1 एक डब्बे में आ गया। 1 एक डब्बे में आ गया मतलब 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखो दोनों जगह 1 है, लेकिन यहां पे 1 बिलोंग्स टू ए हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू कुछ नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ एक लड्डू है जो हम छोटू को दे रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। छोटू देख, ये तेरा एक लड्डू। लेकिन इसी एक लड्डू को हमने जब पैक कर दिया तो ये एक बॉक्स बन गया और तब हम इसको सबसेट कहते। तो अब पहला वाला स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है? देखो 3, 4 ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि ए के अंदर लिखा हुआ है ना, भले इसके अंदर ऐसे रैपिंग लगा हुआ है। तो आप मान लीजिए कि डब्बा मिला था, इसमें 2 ठोपे, ये ऐसा वाला जैसे सोन पापड़ी है, सोन पापड़ी पे आपने देखा होगा ना पैकेट लगा हुआ होता है। तो मान लीजिए इस पे पैकेट लगा हुआ है, तो अगर किसी ने इसी को उठा के एज इट इज लिखा तो ये 3, 4 ऐसे टाइप से, तो ये वाली चीज होनी चाहिए थी बिलोंग्स टू ए। और अगर इस स्टेटमेंट को मेरे को सही करना है कि भैया कब ये सबसेट ऑफ ए होगा, तो आपको इसके बाहर एक और ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये एलिमेंट है। आप जब एक बार अपने से ऐसा बाहर करली ब्रैकेट लगाओगे तब आप इसको सबसेट बनाओगे। समझ पाए क्या? देखो एक बार में शायद ना समझ आया हो, मैं दोबारा एक एग्जांपल ले लेता हूं अगर नहीं आया तो, ठीक है? जिसको आ गया बल्ले बल्ले करो, पहली बार में आ गया। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए।
3,4 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। क्लियर? अब दूसरा लेते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल मैं मिटा दे रहा हूं, लड्डू मामा और छोटू। अब दूसरा एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी, दूसरा एग्जाम्पल कहता है 3,4 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल है, यही तो मैं भी कह रहा था, ये ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू है। तीसरा वाला कहता है 3,4 और इस पे 2 बार करली ब्रैकेट है और कहता है सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल ट्रू है, यही तो मैं भी कह रहा था कि 3,4 एक ब्रैकेट के साथ, ये तो एलिमेंट था, ये तो यहां से एज इट इज उठा के रख दिए थे। अगर बाहर मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया, मतलब अब मैंने उसको सबसेट बना दिया। तो आप हमेशा कभी भी किसी सेट से कोई एलिमेंट निकालोगे, उसको अगर एज इट इज एलिमेंट को लिख देते हो, मतलब हमेशा बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू मतलब ये वाला। और आपने जो भी एलिमेंट, जैसे 2 निकाला, 2 के बाहर बस ये एक बार ऐसा लगा दो, सबसेट बन गया। 2 को नहीं लगाओगे अगर ये ऐसा, तो बिलोंग्स टू बनेगा, एलिमेंट बनेगा। तो ये डिफरेंस है एलिमेंट और सबसेट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्टेटमेंट, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ में आते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, एकदम गलत बात है। फिफ्थ ही तो होना चाहिए ना, हाँ फिफ्थ। तो फिफ्थ फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 इसके बाहर ऐसा लगा दो, अब ये सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात। क्लियर? क्योंकि ये दोनों एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकता ना, बस वही है। और छठा 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 और 5, हाँ तीनों एलिमेंट्स हैं और तीनों के ऊपर ऐसा ठोंगा बना दिया, मतलब डब्बे में डाल दिया 3 लड्डू को, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। तो 6 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आई होप अब आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा कि कब किसको हम एलिमेंट कहते हैं, कब किसे सबसेट कहते हैं। बस यही बात इसमें समझनी थी। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। ठीक है, समझ गए? इसीलिए एनसीईआरटी जिंदाबाद, बहुत अच्छी किताब है, बेसिक्स क्लियर कर देती है बच्चों के। और ये तो ऐसे बेसिक्स है ना जो बच्चों को कई बार आईआईटी तक में भी क्लियर नहीं होते। बच्चा आईआईटी भी लिख रहा होता है बट उसको इतनी बेसिक बातें नहीं पता होती। जैसे देखो, पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फिर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिर ये वाला स्टेटमेंट फिफ्थ वाला इनकरेक्ट था, जहां पे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ था, जिसको हमने बोला था 1 नहीं, इसके इधर इधर लगाना पड़ेगा, और बाकी फिर ये करेक्ट। अपना भी ऐसे ही आया। चलो अब अगला सवाल कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, प्रूव इट। ठीक है। इफ इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जांपल। ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं ए एक एलिमेंट मानता हूं, ए एक एलिमेंट है 1। सबसेट ऑफ बी बोला गया, सबसेट ऑफ बी बोला गया मतलब बी के पास जरूर 1 और 2 रहा होगा, 1 और 2 रहा होगा, तो हम इसमें से 1 निकाल लिए और ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। अब कहता है बी जो है वो बिलोंग्स टू सी कर रहा है। बिलोंग्स टू सी मतलब ये जो 1 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, ये 1 2 एज इट इज इस पैकिंग के साथ सी में रहा होगा, तभी तो बी बिलोंग्स टू सी। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी बिलोंग्स टू सी है, मतलब सी में हमारा ऐसा रहा होगा 1 2 पैकेट के साथ, और इसके साथ कोई एक और एलिमेंट रहा होगा 3, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तभी तो 1 2 जो ये बी है ये बिलोंग्स टू सी है। अब कहता है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो ए बिलोंग्स टू सी। सुनो 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 सुनो, ए जो कि सिर्फ 1 का पैकेट बना हुआ है, ये सी को बिलोंग करता है। एक मिनट, सी को कौन कौन बिलोंग करता है वो समझ लेते हैं पहले। सी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 ये वाला एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है पूरा, ये पूरा एक एलिमेंट। 1 2 पैकेट के साथ बिलोंग्स टू सी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, एंड 3 बिलोंग्स टू सी, ये ट्रू स्टेटमेंट। अब कोई मेरे को कहे कि 1 बिलोंग्स टू सी, गलत बात, मतलब या फिर 1 का पैकेट बना के ए बिलोंग्स टू सी, गलत बात, होता ही नहीं है। सी को ये बिलोंग करता है और ये 3 बिलोंग्स टू सी, ऐसा होता है। तो ये लिखना ए बिलोंग्स टू सी बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देके प्रूफ। समझ पाए क्या? हाँ, क्लियर है। तो ए जो एलिमेंट है, ए में 1 है, सिर्फ एक एलिमेंट लिया, ये इसका सबसेट है। हाँ है, बिल्कुल है। 1 को मैंने बाहर निकाला, पैकेट में डाला, सबसेट बन गया। फिर कहता है ये जो बी है ना वो सी का ही एक एलिमेंट है, तो हाँ जो बी है 1 2, अगर ये सी का ही एलिमेंट बनना है मतलब सी के अंदर 1 2 एज इट इज पैकेट के साथ होना, बिल्कुल। अब यहां पे कोई मेरे को कह दे भैया
1 का पैकेट बना हुआ है इज अ एलिमेंट ऑफ सी? नहीं, 1 का पैकेट बना ही नहीं हुआ है, 1 2 का पैकेट बना हुआ है, ये एलिमेंट नहीं है। अब ठीक इसी प्रकार से ये पहला हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चलो दूसरे को बताते हैं, पहला वाला देख लेते हैं कि फॉल्स है ये, और फॉल्स में इन्होंने भी सेम एग्जांपल दिया, चलो इत्तेफाकन सेम एग्जांपल आंसर कर दिए। 1 1 2 1 2 यहां बिलोंग करता है, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो चलो बना लेते हैं। अब इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, फिर बी के अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2। देखो हो गया ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हाँ हो गया। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब सी के अंदर एक एलिमेंट ले लेता है 1 2 3। देखो इससे क्या होगा कि बी का जो 1 2 है वो यहीं से निकल कर आया है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी होगा? तो हाँ देखो, ए में क्या है, सी में क्या है, 1 2 3। तो अगर यहां से सिर्फ 1 भी निकालते हैं तो ये भी तो इसी का सबसेट कहलाएगा ना, कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो क्या मैं लिखूं ए इज अ सबसेट ऑफ सी? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, ट्रू है स्टेट, हो गया प्रूफ। कितना सिंपल था, आया मजा? तो ये सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया, हेंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। इन्होंने एक्स लेके माना है, हमने नंबर से बना दिया, समझ गए क्या? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट, और सबसेट में और बिलोंग्स टू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी आप समझ गए। ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक को क्लियर करते होंगे, क्योंकि अगर इस चीज को समझ गए तो तुम समझ गए पूरे अच्छे तरीके से कि क्या सबसेट होता है, क्या बिलोंग्स टू होता है, कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। चलिए एक और सवाल करते हैं। कहता है इफ ए इज इक्वल्स टू सब, ये है ए, एक एलिमेंट, सेट के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए। बी जो है उसके अंदर ये एलिमेंट है एक छोटा सा ए पैकेट के साथ और कॉमा बी। सी है ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा असत्य वचन है? तो ध्यान से देखना, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। देखो ये एज इट इज एलिमेंट है ना, यही है ना ए, तो ये इसको बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात। सबसेट कब होता, मैं कब लिखता ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट में तब लिखता जब ए ऐसा होता। दो पैकेट के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक पैकेट लगा हुआ है, अगर मेरे को इसको सबसेट बनाना है तो एक और पैकेट डालना। तो अभी ये बिलोंग्स टू बी है, बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए बी निकाल कर एक सेट बना दिया, हाँ बिल्कुल सही है। यहां से ये ए पैकेट के साथ और बी, इसको निकाल के एक सबसेट बना दिया, बाहर दो पैकेट लगा दिए, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल सही है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए ये एलिमेंट है। अब इसको सबसेट होने के लिए बाहर से एक पैकिंग लगानी पड़ेगी, जैसा हमने लगाया है, तभी तो ए किसी का भी सबसेट बन सकता है, नहीं तो उसके पहले तो ए हर हाल में एक एलिमेंट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हेंस हमारा यही सही आंसर है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट आंसर इज सी। देखो सी, क्लियर है, समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो सी इज इनकरेक्ट। अब बात करते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। देखो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर मतलब जितने नंबर जो दुनिया में देखे हैं तुमने, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर एग्जिस्ट करने वाले, वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तुम चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे -1 लो, चाहे 0 लो, चाहे -5 लो, चाहे -3.29 लो, चाहे -2.8 लो, चाहे 1.33333 लो, कुछ भी लो, चाहे पाई ले लो, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, सब कुछ रियल नंबर। ये तो समझते होगे। तो अब इतना बड़ा जब विशाल सा सेट बना हुआ है रियल नंबर का, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज्यादा बुद्धिमानी होगी, तभी पढ़ पाएंगे और आसान भी होगा हमारे। तो हमने इस रियल नंबर के सेट को छोटे छोटे सबसेट्स में तोड़ा है। इसमें तोड़ा है, सबसे पहला नेचुरल नंबर का सेट बनाया, नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स डाले? हमने सिंपल काउंटिंग नंबर्स डाले, 1 2 3 4 ऐसा डॉट डॉट डॉट। फिर हमने लिया होल नंबर का सेट। होल नंबर में कहा कि भैया होल नंबर वही होगा जो नेचुरल नंबर सारे ले लो, बस 0 इसमें ऐड कर दो। तो 0 ऐड हो गया तो मतलब होल नंबर का सेट बन गया। फिर हमारा तीसरा बना इंटीजर्स का सेट। यहां पे बात हुई कि भैया ठीक है, आपने सारे के सारे होल नंबर्स ले लिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 सारे, अब उसी का नेगेटिव भी ले लो, तो हमने इंटीजर्स ले लिया। अब इसके बाद जो आखिरी बचा उसको हमने कहा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब
अब जो बचे हुए जितने डेसिमल है ना उन सबको फ्रैक्शन में ले लो। 3.6, 3.9, 3.99999, 1.33333 सारे को ले लो फ्रैक्शंस। क्लियर? तो इन सब को हमने कह दिया भैया ये जो पूरा इकट्ठा समूह है ना, ये पूरा बन गए 4 सबसेट्स। अब ये 4 सबसेट्स को मिला के जो एक सेट बना, वो सेट रियल नंबर नहीं है, वो सेट है रैशनल नंबर। कौन सा है? रैशनल नंबर। ये बचपन में तुमने पढ़ा होगा। और रैशनल नंबर के अलावा दूसरा सबसेट कौन सा है? तो दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। तो यहां से 2 सेट बनते हैं रियल नंबर के। तो अगर देखा जाए तो ये है रियल नंबर, रियल नंबर के 2 नंबर, इसके 2 सबसेट, एक सबसेट रैशनल, एक सबसेट इरैशनल। इरैशनल नंबर एक सबसेट रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर के 4 सबसेट। कौन कौन से? नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन। क्लियर है क्या? समझ गए? चलिए जी, अगर समझ गए तो बहुत ही बढ़िया। सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर से दूसरा सेट। हाँ, अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो सारे मैंने सबसेट्स बताए ना, ये अपने से आगे वाले के सबसेट। जैसे होल नंबर में देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, बस एक 0 ऐड हुआ है। ऐसा ही है ना? तो मैं लिख सकता हूं ना बहुत अच्छे से कि हाँ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। और देखो होल नंबर में सारे के इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर्स है, 0 1 2 3 4 सारे, बस नेगेटिव और ऐड हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और ठीक वैसे ही जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू का फॉर्मेट होता है भाई। पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जब भी आप पी बाई क्यू लिखते हो तो आप इसमें क्यू को 1 तो रख ही सकते हो। तो अगर क्यू 1 रख दोगे तो सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, और वही इंटीजर यहां दिए हुए प्लस या माइनस। तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ फ्रैक्शंस, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। और इसीलिए याद करो 9वीं और 10वीं कक्षा में आपका जो रियल नंबर चैप्टर था उसमें डायग्राम ऐसे बनाया रहता था। ये लिखा रहता था रियल नंबर, रियल बाहर लिखा रहता था ये रियल नंबर, और इसी में लिखा रहता था ये रैशनल, नहीं एक मिनट सॉरी, रियल नंबर लिखा रहता था। रियल नंबर में यहां पे कैसे बताओ, चलो हाँ रियल नंबर बाहर मान लेते हैं। यहां पे लिखा रहता था, ये एक सर्कल रहता था, यहां पे बाहर लिखा रहता था इरैशनल, और इसमें लिखा रहता था रैशनल। ठीक है? और फिर इसके अंदर एक और होता था, यहाँ पे बाहर में जो रैशनल वाला जो गोला है, यहाँ पे ये होता था फ्रैक्शन आपका, और अंदर होता था इंटीजर। फिर इंटीजर फिर से बढ़ता था, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो अंदर एक होल नंबर और उसके अंदर एक नेचुरल नंबर। ऐसा करके अगर नहीं याद आ रहा हो ना ये फिगर, ये रियल नंबर, इरैशनल, फिर रैशनल, ऐसा करके तो एक बार बुक देखना। तो वहां पे ये फिगर इसीलिए बनाया होता था कि ये सारे के सारे एक दूसरे के सबसेट, और सबसेट को दिखाया ही ऐसे जाता है। जैसे अगर मैं सिर्फ 3 का दिखाऊं मान लो, तो ये मैं लूंगा इंटीजर, ये मेरा बड़ा सा गोला है इंटीजर का। इंटीजर के अंदर ये मैं लूंगा होल नंबर का, और बाहर बैठ गए नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव सारे बाहर, और अंदर में होल नंबर, और होल नंबर के अंदर मैं ले लूंगा ये नेचुरल नंबर, बाहर बैठ जाएगा 0। देखो ये सारे ऐसे ही है ना। नेचुरल नंबर में 0 मिला दोगे तो पूरा होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर मिला दोगे तो पूरा इंटीजर में फ्रैक्शन मिला दो, इस इंटीजर में एक और बाहर बढ़ा देना चाहते हो तो सारे फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्मेट का मिला दो, तो बन गया पूरा रैशनल नंबर। आ रहा समझ में? तो ये है सबसेट। और बचपन में आपको ये जो गोला दिखता था वो इसी वजह से। ठीक है? चलिए जी, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, सबसेट्स में इंटरवल को कैसे डिफाइन कर। तो सबसेट्स में इंटरवल डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं। कैसे? अब ध्यान से इसका एक एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सबसे पहले आप इसको अभी इससे नहीं समझो, मैं लिख के समझाता हूं, वो समझो। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब होता है? x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। 2 से बड़ी है, देखो ग्रेटर देन 2, बट 2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में आप जब नंबर लाइन दिखाइएगा तो कैसे दिखाइएगा? आप इस नंबर लाइन को लीजिएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 लिखा, आप 2 से आगे वाली सारी वैल्यू बोल रहे हैं, लेकिन 2 नहीं इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ऐसा होल दिखाना पड़ता है।
तो इस होल को दिखाने को हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। क्यों? कि भैया यहाँ पे ये ओपन है, ये होल है, ओपन है, मतलब 2 वाली वैल्यू को नहीं लेना है, तो इसको हम कहते हैं ये ओपन है। और ओपन को हम ब्रैकेट के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, जैसे ये x ग्रेटर देन 2 है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू, देखो 2 से लेके आगे बड़ा कितना भी नंबर हो सकता है, ग्रेटर देन 2 लिखा है, किससे छोटा है वो तो नहीं लिखा है, तो आगे कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो हम लिखते हैं 2 से लेके इनफाइनाइट तक x कहीं भी जा सकता है। अब 2 पे इंक्लूजन नहीं है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसीलिए हम ऐसा सा ब्रैकेट बनाते हैं। अगर 2 पे इंक्लूजन होता तो क्या बनाते? तो हम एक ऐसा टाइप का बनाते, ये लिखते 2 कॉमा, और इनफाइनाइट पे हमेशा ऐसा ब्रैकेट रहेगा ओपन वाला। क्यों? कि इनफाइनाइट को ना कभी किसी ने देखा ना जाना, तो इनफाइनाइट को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? मतलब भगवान को कार्ड कैसे भेजोगे शादी का? भगवान को किसी ने देखा नहीं ना, तो इसलिए हम मंदिर में कार्ड रख देते हैं शादी ऐसा। तो इसीलिए इस पे हमेशा ओपन इंटरवल, और 2 इंक्लूड नहीं किया इसलिए ओपन इंटरवल। ठीक, अब जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल होता तो क्या होता? तो ये ऐसा हो जाता x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x 2 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता। तो उस केस में नंबर लाइन कैसा बनता? ये 2 रहता, यहां से शुरू होता, लेकिन इस बार हम डॉटेड बनाते, ये दिखाते हुए कि देखो भैया पहले जो गोला खाली था अभी वो गोला भर गया। तो डॉटेड हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि ये दिखा सकें कि ये वाली वैल्यू लेनी है यहां से लेके इनफाइनाइट तक। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2 से लेके इनफाइनाइट तक में कोई वैल्यू डाल दो, इस बार 2 को इंक्लूड करना, तो ऐसा डब्बा बनाते हैं। और इनफाइनाइट तो इंक्लूड होता नहीं है, तो ऐसा। समझ गए क्या? अब ठीक इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि आधे में ओपन रहे आधे में क्लोज, जैसा अब यहां इनफाइनाइट पे हुआ ना, ये 2 नंबर्स के बीच में भी हो। कैसे? अब मान लीजिए लिखा हुआ है कि x जो है वो आपका 2 से छोटा या बराबर रहेगा, लेकिन 0 से बड़ा रहेगा। देखो इस पे 2 इंटरवल लगा दिए मैंने। यहां पे कह रहा है 0 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 2 से छोटा रहेगा, और यहां पे बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है। तो अगर इसको मेरे को नंबर लाइन पे दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? इसको मैं ऐसा दिखाऊंगा, ये हमारा 0 है, ये हमारा 2 है। हमारा x जो है वो 0 से 2 के बीच में रह सकता है, तो मैं 0 से 2 के बीच में तो एक लाइन बना दूंगा। अब 2 पे इक्वालिटी है, तो 2 पे इक्वालिटी है मतलब यहां पे ऐसा डॉटेड, बट 0 पे इक्वालिटी नहीं है, तो 0 पे ओपन। तो देखो 0 पे ओपन हो गया। अब अगर इसको दिखाना है ऐसा नोटेशन फॉर्मेट में तो कैसे दिखाओगे? देखोगे x बिलोंग्स टू 0 से 2, 0 से 2, 2 पे क्लोज्ड तो ऐसा, ओपन 0 पे ओपन तो ऐसा। तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, मतलब आधे को आपने ओपन रख दिया, आधे को क्लोज रख दिया। समझ गए? बस यही था ही इसमें। तो अब आप समझ पाए होंगे कि कभी भी इंटरवल और सेट लिखना हो नंबर्स के फॉर्मेट में तो 3 तरीके से दिखाया जा सकता है। या तो आप सिंपल ग्रेटर देन लेस देन का नोटेशन डाल दो, या तो आप उसका सेट का रिप्रेजेंटेशन डाल दो। सेट के रिप्रेजेंटेशन मतलब कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां लिखना है वो लिख दो, या फिर उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी आप दिखाते हो, तीनों तरीके से सवाल बनते हैं, बट तीनों आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आंसर कैसे लिखते हो वो बड़ा मसला नहीं है, सवाल आपसे किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वो मसला है। इसीलिए ये 3 तरीके पढ़ा रहे हैं। कई बार सवाल में ये पूछ देता है, कहीं में ये, कहीं में ये। आपका आंसर जैसे भी है उसका फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन आपका जैसा है उसके हिसाब से मारो आंसर। ठीक है, चलिए जी। तो ये मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए यहां बना भी दिया है, तो आप ये रेफरेंस का थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, मोटा मोटी मैंने समझा दिया। अब द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी इंटरवल a कॉमा b। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमने यहां से यहां लिया ना, तो इसका इंटरवल लेंथ क्या होगा? तो जैसे मान लो इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट वाले का तो लेंथ कभी पूछा ही नहीं जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट माइनस 2, समुद्र में से 2 लोटा पानी निकाल लिया तो समुद्र का पानी कितना कम हुआ? कोई भी कम नहीं हुआ। तो वैसे ही इनफाइनाइट माइनस 2 फर्क नहीं पड़ता, बट इसका लेंथ माना जाएगा। देखो 2 माइनस 0 हमेशा 2, अब 2 इंक्लूडेड है, 0 नहीं इंक्लूडेड है, वो सबसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका लेंथ तो हमेशा 2 यूनिट्स आएगा। ठीक है, 2 माइनस 0, तो वही लेंथ ऑफ इंटरवल बताया जा रहा है। अब एक सवाल करते हैं, इसको मजेदार सवाल। देखो सवाल क्या है? सवाल कहता है राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स -4 से लेके 6। अब इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है। ये तो साफ साफ कह रहा है भैया -4 से 6 के बीच में है, तो एक बात तो पक्की है कि भैया x बिलोंग्स टू -4 से 6 लिखा जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब ब्रैकेट ओपन रहेगा कि क्लोज वो देखना है।
तो भैया यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है मतलब ओपन, यहाँ पे इक्वालिटी है मतलब क्लोज्ड। बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही दूसरा, अब कहता है x सच दैट, ये जो दो डॉट है इसका मतलब होता है सच दैट बिलोंग्स टू r, मतलब x कोई रियल नंबर है। हाँ भैया सारे रियल नंबर ही होते हैं, तो कोई रियल नंबर है, कहां से कहां? -3 से 4, ऐसा ही। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू -3 से 4, वही लिखा हुआ है वहां पे। अब -3 पे भी इक्वालिटी है और 4 पे भी इक्वालिटी है, मतलब दोनों जगह डब्बे लगे, 4 पे भी डब्बा, -3, मामला सेट। समझ गए क्या? तो बड़ा सिंपल सा था। अब इसी फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल, अब सबका लेंथ भी निकालिए। तो लेंथ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 6, इसका लेंथ l लिख रहा हूं, 6 माइनस और ये वाला वैल्यू तो -4, तो 6 माइनस ऑफ -4 6 + 4 मतलब आंसर 10। अब ऐसे ही दिस एम्प्लॉइज l 4 माइनस और ये वाला -3 तो -3, 4 माइनस ऑफ -3 आंसर 7। समझ गए? आसान था, बस सिंपल। चलिए जी, 7 और 10 आ गया, -4 से 6 और -3 -4 दोनों पे डब्बे। अगला सवाल कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 से -10, देन a इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल इज। तो इंटरवल के फॉर्मेट में क्या होगा? -12 से -10 ही जाएगा, और दोनों पे इक्वालिटी नहीं है तो दोनों पे खुला हुआ रहेगा, ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट, ठीक है। फिर डब्बा डब्बा हटाओ, दोनों पे खुला हुआ है, हाँ सही है, -12 से -10 है, हाँ सही है, आंसर आ गया। बस यही तो चाहिए, इतना आसान है ना, मजेदार सवाल, बस क्लियर। चलिए जी, -12 से -10। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया? तुमने देखा है ना मार्वल का डीसी यूनिवर्स, बस वही है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सिंपल मतलब है सब कुछ जो भी तुम सोच सको। जैसे नंबर्स में मैं यूनिवर्सल सेट किसको कहूंगा? नंबर्स में मैं यूनिवर्सल सेट कहूंगा रियल नंबर को, क्योंकि रियल नंबर के अंदर जो कुछ भी तुम सोच सकते हो सारे नंबर होते हैं। इसके अंदर रैशनल होता है, इसके अंदर इर्रेशनल होता है। रैशनल के अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजें क्या मतलब? इंटीजर होती हैं, उसके बाद होल नंबर्स होती हैं, उसके बाद क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स होती हैं, और इन सब के पहले फ्रैक्शंस भी होता है ना। तो जितने टाइप के नंबर सोच सकते हो सारे नंबर हैं इसमें। तो जो कुछ भी आप जिस भी सेट से बात कर रहे हो जिसके बारे में, उसमें जो कुछ भी सोच सको उसका जो सबसे बड़ा सेट होता है, मतलब इस यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो आप यूनिवर्सल सेट को ना एक सुपरमार्केट समझ सकते हो। भाई ये ऐसा सुपरमार्केट है, यहाँ सब मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, खाना भी मिलता है, ग्रोसरी भी मिलता है, खिलौना भी मिलता है, प्लास्टिक भी मिलता है, सब मिलता है, दवाइयां भी मिलती हैं। तो आप इसको ऐसा सुपरमार्केट मानो। यूनिवर्सल सेट इज दैट सेट विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स परटेनिंग टू दैट कंडीशन और सिस्टम। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स और तुम बोलोगे सर सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, इसका यूनिवर्सल सेट होगा रियल नंबर। मैं बात कर रहा हूँ सेट ऑफ अल्फाबेट्स का, या मान लो मैं बात कर रहा हूँ सेट ऑफ वॉवेल्स का, और वॉवेल के सेट में तुम बोलोगे यूनिवर्सल सेट इज रियल नंबर। गलत बात, नहीं हो सकता। तो रियल नंबर कब होगा? जब नंबर की बात करें। तो वैसे ही जब भी तुम जिस सिस्टम को, जिस सिचुएशन को डील कर रहे हो, उसका एक यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन यही है, ऐसा सेट जिसमें सब कुछ हो, सारे एलिमेंट्स हो जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात किए जाए। क्लियर? चलिए जी, इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अ सेट U इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट इफ ऑल द सेट्स इन दैट प्रॉब्लम्स आर सबसेट ऑफ। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी सेट की बात की जा रही है वो सारे सेट का एलिमेंट उस यूनिवर्सल सबसेट, उस यूनिवर्सल सेट में होगा। या यूं कह लो इसका उल्टा, कि उस क्वेश्चन में जितने भी सेट्स दिए हुए हो वो सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट। तो वैसे सेट को हम, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यूनिवर्सल, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट डज नॉट मीन सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने बताया, अब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो रियल नंबर यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब उसमें तुम अल्फाबेट नहीं घुसा सकते, अल्फाबेट की बात कर रहा हूं तो नंबर नहीं घुसाओगे। तो ऐसा नहीं कि दुनिया का हर एलिमेंट आएगा, फिर तो वो पॉसिबल नहीं है ना, फिर ब्रह्मांड थोड़ी होता है यूनिवर्सल सेट। A set which has universal set for one problem may not be a universal set for another problem. ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आएंगे नहीं, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट अलग होगा। क्लियर? चलिए जी, अब अगला एक सवाल करते हैं इस पे। What universal sets would you propose for each of the following? The set of right triangle. राइट ट्रायंगल का सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है?
बड़ा सिंपल है, मैं तो लिख दूंगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स को ले लो, उसमें से कुछ ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स होंगे, बिल्कुल मिलता। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अगेन सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लो, इसमें कुछ सेट आइसोसेलेस, कुछ ट्रायंगल्स आइसोसेलेस होंगे, कुछ स्केलियन होंगे, कुछ इक्विलैटरल होंगे, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लो, बड़ा सिंपल। तो दोनों के लिए ही यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो सकता है, बड़ा सिंपल। ठीक है, चलिए जी, सिंपल सा आंसर था, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, इसमें लिखने का तरीका इन्होंने अलग कर दिया। इसमें इन्होंने कहा सेट ऑफ पॉलीगॉन्स को भी कह सकते, तो पॉलीगॉन में चार साइड का भी फिगर आएगा, 5 साइड का भी फिगर आएगा, बट ये भी हो सकता है यूनिवर्सल। ठीक, चलिए जी एक और सवाल करते हैं। ये कहता है गिवन द सेट्स दिस A, B, C, which of the following may be considered as universal sets for all 3 sets A, B, C? तो A, B, C तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? एक ऐसा सेट जिसमें A के एलिमेंट, B के एलिमेंट और C के एलिमेंट सारे हों। तो A में क्या है 1, 3, 5, B में क्या है 2, 4, 6, तो इसमें सारे इवन, इसमें सारे ऑड, मतलब मेरे को समझ में आ गया 1 से लेकर 6 तक तो होना चाहिए। अब C में क्या है 0 भी आ गया, तो 0 से 6 आ गया, फिर 2, 4 ये तो हमने ले ही लिया यहां से 2, 4, फिर 6, 8, ठीक है, तो हमने 6 भी लिया, बस 8 कहीं नहीं था। देखो इसमें और इसमें दोनों में 8 नहीं, तो C वाला जो एलिमेंट है इसमें सिर्फ 2 नए एलिमेंट आए, 0 और 8, तो आपका 0 से लेके 6 तक एलिमेंट होना चाहिए और 8 एडेड होना चाहिए। 0 से 6 8 नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की जरूरत नहीं है, 7 है ही नहीं ऊपर। 1, 2, 3, 4, अब देखो यहां पे 0 नहीं है तो ये तो नहीं बन सकता, यहाँ पे 5 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ये ऐसा है सेट जिसमें 7 और 9 की जरूरत तो नहीं है हमें, बट हमें जितनों की जरूरत है वो सारे हैं इसमें, तो मैं इसको यूनिवर्सल सेट बना दूं। मैं क्या करूंगा, इसको यूनिवर्सल सेट बना दूंगा। अब ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट भी हो सकता है जिसमें हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, सिर्फ इतना भी लिखता ना तो भी यूनिवर्सल सेट बन जाता। अब इतना लिखने से इसमें 2 एलिमेंट बस एक्स्ट्रा है, 7 और 9, कोई दिक्कत नहीं, 7, 9 और 10, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तभी भी इसको यूनिवर्सल सेट मान सकता। तो दिस बिकम्स द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 0 से लेके 10 तक। क्लियर है, पढ़ते हैं आगे। तो हेंस यूनिवर्सल सेट का माजरा आपको क्लियर रहा होगा भैया, पहला दूसरा में तो नहीं है, तीसरा है यूनिवर्सल सेट, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज इस पूरे सेशन का उद्देश्य सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ये सारी चीजें आपको समझाना और बिलोंग्स टू और सबसेट्स कब लिखे जाते हैं ये समझाना। तो मेरी उम्मीद तो ये है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बड़ा बेसिक सा है, तो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, इससे और आगे के लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे, बट वो अगले वीडियोस। तो आप साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट्स को आपको बताते हैं और इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से समझाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपका कंपटीशन। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको PDF, DPP सारे मिलेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर।